Yes. Now we are going to discuss about the non-probability sampling technique. क्या मैंने बता दिया था आपको, probability का मतलब सबको संभावना है, everyone's having the chance to be selected in the research study. क्या, और सिलेक्शन जो होता है वो बाई चांस होता है, बाई चॉइस नहीं होता है, जबकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सिलेक्शन जो होता है सैंपल का वो बाई चॉइस होता है, बाई चांस नहीं होता है। अगर इससे भी क्वेश्चन मिले तो समझ में आ जानी चाहिए कहानी। क्या, नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको आप नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है, रैंडमली में मैं किसी को भी सिलेक्ट कर रहा था, जबकि इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया मेरे फिक्स होंगे उसी को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं फटाफट क्विक बात करता हूं, आप देखेंगे in this technique, please थोड़ा सा, all individuals of the population does not have equal chance to be selected in the sample or as a subject. सभी को इक्वल चांस नहीं होता है, और एलिमेंट और सब्जेक्ट्स आर चूजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट बात करूं, कुछ फीचर्स है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, आप देखेंगे लाइक नॉन रैंडमाइजेशन सेलेक्ट, नॉन रैंडमली सिलेक्ट होता है, नॉट गिवन इक्वल चांस टू ऑल, और बाउंड बाय द टाइम, मनी एंड वर्क प्लेस, और अननोन प्रोपोर्शन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अननोन प्रोपोर्शन होता है क्योंकि हमें पॉपुलेशन का पूरा पता नहीं होता है, पूरी प्रोपोर्शन की लिस्ट नहीं होती है, जबकि रैंडम सैंपलिंग जो अपन जितनी भी कर रहे थे लगभग सिक्वेंशियल के अलावा हमारे पास सभी के लिए क्या जरूरत थी भैया, लिस्ट, जिसको हमने क्या वर्ड नाम में दिया था, दैट इज सैंपलिंग फ्रेम। मैं बार बार बोल रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, हाँ ऐसे बहुत बार बार बोला हूं फिर भी गलत करके आए हैं। दैट इज अ पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक। पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक को जनरली अपन जजमेंटल सैंपलिंग टेक्निक भी बोलते हैं। क्या पर्पसिव में क्या है कि आई हैव जस्ट फिक्स्ड सम पर्पस, मैंने कुछ क्राइटेरिया पर्पस मैंने डिसाइड कर दिए है। क्या, सपोज मैं जो स्टडी करना चाह रहा हूं न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के ऊपर, न्यूट्रोपेनिक समझ रहे आप, न्यूट्रोपीनिया समझते हैं, डब्ल्यूबीसी का वो ल्यूकोपीनिया होता है, न्यूट्रोपीनिया न्यूट्रोफिल्स का काम काउंट होता है, ठीक है कोई बात नहीं, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, मैंने जस्ट बता दिया। तो जो न्यूट्रोपिया न्यूट्रोफिल्स या डब्ल्यूबीसी का जो काउंट कम हो रहा है उन पेशेंट्स में मैं देखना चाह रहा हूं, क्या देखना चाह रहा हूं मैं, कि जो पेरिफेरल आईवी कैनुलेशन है, मैं मेरी स्टडी की बात कर रहा हूं, क्या जो पेरिफेरल आईवी कैनुलेशन है, क्योंकि उसको मैं बेटर समझा सकूंगा। पेरिफेरल समझते हो, हाथ पैर में मैंने क्या लगा रखा है, आईवी कैनुला लगा रखा है, ठीक, वहां पे मैंने क्या किया, टेगाडर्म लगाई, टेगाडर्म जानते हैं ट्रांसपेरेंट टेप, और एक मैंने क्या लगाया भैया, डायनाप्लास्ट लगाया। इन दोनों की मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया। अब मैंने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए, एक तो मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जो पेशेंट है मेरा वो एम्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना चाहिए, और वो पेशेंट मेरा वार्ड के अंदर एडमिट होना चाहिए, वो मेरा पेशेंट क्रिटिकली इल नहीं होना चाहिए, क्लियर, वो मेरा पेशेंट मैं एडल्ट पे ही स्टडी कर रहा हूं, जो मेरा उसकी एज है 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 60 साल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। समझ में आई कहानी। मैं जो कैनुला लगा रहा हूं वो कैनुला एटलीस्ट 72 आवर से लगा करके 96 आवर तक उसके लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि मैं उसको जब रिमूव करूंगा तब मैं उसका लोकल इंफेक्शन देखना चाह रहा हूं और उसका पेन का परसेप्शन देखना चाह रहा हूं, दो चीज। तो मैंने क्राइटेरिया बना दिया, जो सीडीसी की गाइडलाइन थी कि सीडी 72 से 96 आवर तक अपन जनरली उसको चेंज नहीं करते अगर खराब ना हुआ हो तो, क्लियर। तो मैंने सेट कर दिया, मैंने एडल्ट सेट कर दिया, तो मैंने आई एम जस्ट हैविंग सम पर्पस इन माय माइंड, आई हैव सेट सम पर्पस इन माय माइंड टू कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी। तो मैंने जब कुछ पर्पस सेट करे दिमाग में, जो कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए मेरे दिमाग में स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, क्या जब मेरी पॉपुलेशन अननोन पॉपुलेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक। समझ में आई कहानी। क्या मैं बात करता हूं आगे और, पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक इज आल्सो नोन एज अ जजमेंटल सैंपलिंग टेक्निक और ऑथोरिटेटिव सैंपलिंग टेक्निक। ऑथोरिटेटिव सैंपलिंग टेक्निक, तो दोनों नाम से अगर आपको मिलता है, अनदर नेम ऑफ पूछता है तो याद रहे ऑथोरिटेटिव और पर्पसिव सैंपलिंग या जजमेंटल सैंपलिंग बोलते हैं भैया। क्लियर। इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग, इनमें से जनरली क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेगा। अगर मिलता है क्वेश्चन की कुछ, इफ यू सेट और इन सम पर्पस इन योर माइंड, देन यू सेलेक्ट द सैंपल, तो वो किस टाइप की सैंपलिंग टेक्निक है, तो याद रहे वो कौन सी भैया, पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक है। या अनदर नेम से पूछते हैं तो क्या है भैया, जजमेंटल है और ऑथोरिटेटिव है, बाकी ऐसा जिसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है।
Clear? In purposive sampling, the researcher believes that some subjects are fit for the research compared to other individuals. जो फिट हो रहे हैं मेरी रिसर्च स्टडी के अंदर मैंने उनको लिया है, जो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है मैंने उन्हीं को लिया है। न्यूट्रोपेनिक में मैंने डिसाइड कर दिया जिनका WBC काउंट या ल्यूकोपेनिक पेशेंट मैंने ले लिया, चलो और कंफ्यूज ना हो, जिनका WBC काउंट जो है वो 4000 से एडल्ट का कम है मैंने उनको ही ले लिया, या 3000 से कम है मैं उनको लेना चाह रहा हूं। तो आई हैव सेट सम क्राइटेरिया, आई हैव सेट some boundaries, I have set some inclusion and exclusion criteria that is known as, क्या बोलते हैं उस टर्मिनोलॉजी को, जब मैं कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट कर देता हूं, कुछ बाउंड्रीज सेट कर देता हूं जिनका कंट्रोल है मेरे ऊपर, हाँ, दैट इज डिलिमिटेशंस। और लिमिटेशंस क्या होती है, जिनका मेरे पे कंट्रोल नहीं होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनका कंट्रोल नहीं होता है मेरे पर, वो भी उसकी शॉर्टकमिंग्स है, कमियां हैं, ठीक है, वो भी एक तरह रेस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन मैंने इंपोज नहीं किए हैं, वो मेरी स्टडी की वीकनेस है। क्लियर? जिनका मेरे पे कंट्रोल नहीं है वो मेरी क्या है भैया, लिमिटेशन। जिनका मेरे पे कंट्रोल है, आई हैव सेट सम क्राइटेरिया, वो मेरी क्या भैया, डिलिमिटेशन, जिसको आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन प्रीवियस माय वीडियोस। क्लियर? यू कैन सी samples are chosen by choice, not by chance. This technique usually used when a limited numbers of individuals are available or limited number of subject or subset or elements are available for your research study. Clear? Example, you can see a researcher want to study the lived experience of post-disaster depression among people living in earthquake affected areas of Rajasthan. क्लियर? जो लाइव विक्टिम है, देखा जाए तो किस टाइप की स्टडी है, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव है तो कौन सी है उसमें? फिनोमेन। मैंने कहा लाइव एक्सपीरियंस है तो फिनोमेनोलॉजिकल है, ग्राउंडेड में और रूट पे पहुंच अभी पढ़ा है, ज्यादा दिन नहीं हुए, समझ में आ गई? और एक और लाइन सुन ले भैया, हम किसी भी स्टडी को क्वालिटेटिव तरीके से भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्या किया, सपोज मैंने कहा मैं आपके लाइव एक्सपीरियंस जान रहा हूं अर्थक्वेक के बारे में, देन आई हैव नोटेड इन द नैरेटिव फॉर्म, मैंने लिखा, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, आपने कहा भैया हम बैठे थे रात को, सो रहे थे, अचानक से बादल गरजे, ऐसा हुआ, और थोड़ी देर बाद देखा तो ऐसे फ्लड आ गया, बादल फटे थे ना वहां पे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, है ना, तो हम रात को सोए हुए थे, आपने उसको नोट डाउन कर दिया, या तो वो क्या होगा, मेरी क्वालिटेटिव स्टडी। यस, आई हैव कलेक्टेड द डेटा इन द नैरेटिव फॉर्म, इन द डिस्क्रिप्शन फॉर्म, दैट इज अ क्वालिटेटिव। अगर मैंने क्या कर दिया, उसी की कुछ रेटिंग स्केल बना दी, ठीक है, मैंने कहा उसको आपका बादल गरजे थे या आपका परसेप्शन कैसा था उसके रिगार्डिंग कुछ क्राइटेरिया बना दिए, आपने उसको नंबर दे दिए 5 नंबर, ठीक है, जैसे आपके ना सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, डिसएग्री, एग्री, वो मेरी क्लास है, बाद में बताऊंगा मैं रेटिंग स्केल। तो आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने डेटा को कलेक्ट कर दिया, समझ रहे? मैंने आपका पेन जाना, आपने कहा बहुत तेज दुख रहा था, मुझे सहन ही नहीं हो रहा था ऐसा, ठीक है ना, मैं तो बस बैठ ही नहीं पाया, इतना था कि बस मैं कुछ भी हो जाए मेरी जान निकल जाएगी, इतना मैंने उसको नोट कर दिया, आपने कहा मेरी जान निकल जाएगी, इतना दर्द हो रहा, बहुत है, पेट में मरोड़ा आ रहे थे, ऐसा लग रहा बहुत दुख रहा था। जस्ट आई हैव रिटन इन द नैरेटिव और डिस्क्रिप्शन फॉर्म, तो मैंने उसको क्वालिटेटिव कर दिया। मैंने कहा भैया आपको मैं 10 में से नंबर देता हूं, न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल है, आपको जो दर्द हुआ था 10 में से आप उसको कितना नंबर देंगे? आपने कहा 9 नंबर है भैया, इतना दर्द था, 10 में से 10 नंबर ले लो तुम तो, है ना। तो मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को कलेक्ट कर दिया, तो क्या हो गई, क्वांटिटेटिव। तो एक ही स्टडी को हम क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं। क्या ये फिनोमेनोलॉजिकल का एग्जांपल है, आ सकता है भैया अभी भी गच्चे ही खा रहे हो तो मुझे लग रहा है मजा नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, कॉमन एग्जांपल है और लिखा है लाइव एक्सपीरियंस और अभी भी पढ़ाया मैंने। क्या इन दिस केस अ पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक इज यूज्ड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। अब आपने पर्पस सेट कर दिया कि जो लाइव एक्सपीरियंस जिन्होंने वहां पे शेयर किया था, जो अफेक्टेड लोग थे, मुझे उन्हीं को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो स्पेसिफिक पर्पस कीप इन द माइंड। या who were the victims of the earthquake disaster and have suffered post disaster depression, ये उनको आपने लिया। For this study the researchers selected only those people who fulfill the criteria, जो क्राइटेरिया आपने सेट किए हैं, as well as the particular subjects that are the typical and representative part of the population. Next is the
कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक। दो टेक्निक से मैं लेके चलूंगा, नियर छोटी छोटी सी है, समझ लें आप। आई थिंक अगेन इट्स क्लियर विद द नेम दैट इज अ कन्वीनियंट, जो आपके क्या है भैया, कन्वीनियंट। मैं फिर वही एग्जांपल दोहराता हूं बार बार कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर भोपाल के अंदर स्टडी करना चाह रहा हूं। और भोपाल के अंदर क्या थे भैया, 50 कॉलेज। मैं 50 कॉलेज पे स्टडी नहीं कर पाऊंगा। एक कॉलेज मेरे से जस्ट पास में है, मैं यहीं से पास आउट था, ठीक है, मुझे फटाफट से परमिशन मिल जाएगी। एक कॉलेज जिसमें मैं भी पढ़ाता हूं, वहां से परमिशन मिल जाएगी। एक मेरे बाजू वाली गली में ही कॉलेज है, एक मेरे यहां से 2 किलोमीटर दूर है। तो जो मेरे लिए इजीली अवेलेबल है, जो पॉपुलेशन मेरे लिए क्या है, इजीली अवेलेबल है, मैंने उनको क्या कर दिया, सेलेक्ट। जो मेरे लिए क्या है भैया, कन्वीनियंट है, मैंने उनको वहां से सैंपल को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। और मोस्ट कॉमनली यूज यही करते हैं लोग, दैट इज अ कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक। समझ में आ गया? उसी को अपन क्या बोलते हैं, कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक, जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो और इजीली आपके लिए क्या है, कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट सैंपलिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर ऑल सैंपलिंग टेक्निक बिकॉज इट इज फास्ट, इनएक्सपेंसिव, इजी एंड द सब्जेक्ट्स आर रेडिली अवेलेबल। क्योंकि बहुत सारी जगह आपको सपोज परमिशन नहीं मिलेगी, आपसे दूर होगा, आना जाना आपसे दूर पड़ेगा, तो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं हो पाती है। इन दिस subjects are selected due to their convenient accessibility and proximity. proximity वर्ड मैंने यूज किया यहां पे, समझ रहे हैं इसका मतलब, पास में है। to the researcher the subjects are chosen just because of the fact that they are very easy to recruit for the study. clear? it is also known as the accidental or haphazard sampling technique, grape sampling technique और opportunity sampling technique। याद रख लेना भैया, इसको पूछ सकते हैं। अनदर नेम ऑफ द कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक इज एक्सीडेंटल और हैफेजार्ड सैंपलिंग टेक्निक और ग्रेप सैंपलिंग टेक्निक, या उसको अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग टेक्निक भी कहते हैं। अनदर नेम आप याद रखें। क्लियर? अभी एमसीक्यूज देखेंगे, वहां समझ में आएगा। एक और इंपॉर्टेंट कहानी, इन पायलट स्टडी कन्वीनियंट सैंपल इज यूजुअली यूज। अगर कोई पूछे कि इन व्हेन यू आर कंडक्टिंग द पायलट, अब ये तो पता है पायलट स्टडी क्या होता है, ठीक है। When you are conducting the pilot study, ठीक है, which sampling technique most commonly you use, that is a convenient sampling technique। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट इसी से मिलती जुलती जो एग्जांपल है, if a researcher wants to conduct a study on the older people, older people पे स्टडी करना चाहता है, जो कहां रहते हैं, रिसाइडिंग द भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अंदर जो लोग रहते हैं ओल्डर पीपल, उन पे मैं स्टडी करना चाहता हूं। ठीक है, अब यार भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, कितने ओल्डर पीपल लेते हैं, है ना, मुझे सपोज 50 लोग चाहिए। मैंने क्या किया, मैं जहां रहता था मेरे पास में सुबह एक गार्डन है बड़ा सा, जहां पे मॉर्निंग वॉक पे बहुत सारे ओल्डर पीपल्स आते हैं भिलवाड़ा के अंदर। मैं वहां गया और वहां से मैंने डेटा कलेक्ट कर दिया, सर्वे कर दिया, ठीक है, जो मेरे लिए इजी था। या एक और गार्डन पास में था, वहां भी चला गया अगले दिन सुबह उठ करके मैं, ठीक है, और वहां जो ओल्डर पीपल घूमने आए थे मैंने उनसे क्या कर दिया, सैंपल को सेलेक्ट कर दिया। तो जो मेरे लिए इजीली कन्वीनियंट था वहां से मैंने सैंपल को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। तो दैट इज नोन एज द कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी द रिसर्चर ऑब्जर्व दैट ही कैन मीट several older people coming for morning walk in a park located near his residence. Clear? In Bhilwara, he can choose these people in his research subject. These subjects are readily accessible for the researcher and may help him to save the time, money and resources. अगर अलग अलग जगह पहुंचता मैं तो मुझे टाइम भी ज्यादा लगता, मनी भी ज्यादा लगती और रिसोर्सेज भी ज्यादा लगता। बाइक चाहिए, कार चाहिए, धूप पड़ रही है, लाइक दैट। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द कन्वीनियंट। अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द कन्वीनियंट, सेम कन्वीनियंट जैसी भी है, तो एक वर्ड है यहां पर याद रहे, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है। You just choose the subject of all available population of all available subject। सपोज मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं किसी कॉलेज में आया, एम्स के कॉलेज में आया,
60 बच्चे हैं, मैंने 60 को ही सबको मैंने सैंपल ले लिया। ऑल जो अवेलेबल पॉपुलेशन है मैं सभी को सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ऑल पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहा हूं, उसी को क्या बोलते हैं भैया, कॉन्जिक्यूटिव सैंपलिंग। जब हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए टाइम कम होता है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितना अवेलेबल, सपोज मुझे क्या चाहिए, 50 सैंपल चाहिए नर्सिंग ऑफिसर। मैं एक बड़े हॉस्पिटल में गया बंसल के अंदर, वहां 50 स्टाफ काम कर रहे थे, मैंने 50 को ही ले लिया, मुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं। एक तो क्या होता है, मैं 10 इससे लेता, 10 उससे लेता, 10 उससे लेता, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैंने क्या किया, जितने अवेलेबल थे, मुझे सपोज कोविड के पेशेंट चाहिए, एक टाइम पे कोविड के बहुत कम पेशेंट थे, ना कोविड के, तो जिस हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट 10 एडमिट थे या 20 एडमिट थे, मैंने 20 ही पेशेंट को क्या कर लिया, मैंने मेरी रिसर्च स्टडी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ऑल यूनिट्स जो अवेलेबल है उनको जो आप इंक्लूड करते हैं, दैट इज नॉन एज द कॉन्जिक्यूटिव। समझ में आया? कन्वीनियंट में थोड़ा सा पर्पसिव, कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं आप, उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है उनको सेलेक्ट करते हैं। कन्वीनियंट जो आपके लिए क्या होता है, नियर या कन्वीनियंट होता है, वहां से आप सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स को, और कॉन्जिक्यूटिव में क्या करते हैं भैया, ऑल सैंपल्स को क्या कर लेते हैं आप, जनरली सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है भैया कहानी? देखिए आप, consecutive sampling is very similar to the convenient sampling except that it seeks to include all accessible subjects as part of the sample। ये लाइन याद रखें, मैंने इसको हाईलाइट किया। क्लियर? It includes all the subjects that are available, which makes the sample a better representation of the entire population। It is also known as, सभी को ले रहे हैं आप, तो known as a total enumerative sampling technique। याद रहे, the total सारा ना सभी को ले रहे हैं, इससे याद रहेगा, वो टोटल एन्यूमरेटिव सैंपलिंग टेक्निक, मतलब जो अवेलेबल है उन सभी को मैंने क्या कर दिया, रिक्रूट कर दिया। मेरे को यहाँ पे 10 टीचर की रिक्वायर्ड थी, मैं इंटरव्यू कंडक्ट करा था, 10 ही इंटरव्यू देना है, मैं 10 को ही ले लिया। ऑप्शन नहीं था, या तो मैं क्या करता और इंटरव्यू कंडक्ट कराता, अखबार में इश्तिहार देता, भैया यहाँ रिक्रूटमेंट है, आओ, है ना। 10 जरूरत थी, 10 आए, 10 को ले लिया। 60 की जरूरत थी, 60 अवेलेबल थे, 60 ही ले लिया मैंने, फिर कहां दौड़ता फिरूं मैं इधर उधर, है ना। अंडरस्टूड? In this sampling technique, the investigator picks up all the available subjects who are meeting the preset inclusion and exclusion criteria. This technique is generally used in the small sized population. Like example, if a researcher wants to study the activity pattern of post kidney transplant patient, तो post kidney transplant patients हैं, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, ठीक है, आप उन सबको सेलेक्ट कर रहे हैं, कहानी उतनी सी है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी जस्ट प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट इज ए कोटा सैंपलिंग टेक्निक। पर्पस भी बता चुका हूं मैं आपको, कन्वीनियंट बता दिया मैंने आपको, कंसेक्यूटिव बता दिया, कोटा बता दिया। कोटा सैंपलिंग टेक्निक इज जस्ट सिमिलर टू द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। इट्स हुबहू सेम है। कोटा जो सैंपलिंग टेक्निक है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो, अभी पढ़ाया है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना। क्लियर? फर्क सिर्फ इतना सा है कोटा और स्ट्रेटिफाइड में कि आपने स्ट्रेटिफाइड में क्या किया था, अलग अलग स्ट्रेटा बनाए थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और वहां से आपने उसको सेलेक्ट किया था प्रपोर्शनल और डिसप्रपोर्शनल में। तो जो आप जो सेलेक्ट कर रहे थे सैंपल को उस कोटा में से, उस स्ट्रेटा में से, वो जो आपने टेक्निक यूज कर रहे थे वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमैटिक से आप उसको रिक्रूट कर रहे थे, है ना। मैंने फर्स्ट ईयर से मुझे 10 बच्चे चाहिए, तो मैंने 10 बच्चों को क्या कर दिया, इसको ले लिया, उसको ले लिया, टेबल के फॉर्म से ले लिया, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन जब ये कोटा जो है, सेम आप क्या करते हैं, स्ट्रेटा में इसको डिवाइड करते हैं, कोटा में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे जो वहां से उसको जो सेलेक्ट करते हैं उस कोटा में से, वहां पे आप जनरली क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं आपको, उसी एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने क्या किया, एक समझ लिया छोटा सा, मैंने 4 ईयर थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। 50 बच्चे थे, एक में 100 थे, एक में 200 थे, एक में 300 थे, ठीक है। मैंने प्रपोर्शनेट में क्या कर दिया, वहां से मैंने 50 ले लिया, एक में से 100 ले लिया, एक में से 150 ले लिया, एक में से जो था उसका ले लिया, ठीक है। तो मैं जो 50 बच्चे ले रहा हूं फर्स्ट ईयर में से, 100 बच्चे अवेलेबल थे, 50 ले रहा हूं, वो मैं कैसे ले रहा हूं, ठीक है। मैंने कोई नॉन रैंडम मतलब रैंडमाइज सैंपलिंग टेक्निक यूज की। मैंने क्या कर दिया, एवरी सेकंड नंबर को ले लिया। आपने लिस्ट दे दी मुझे 100 लोगों की, मैंने क्या कर दिया, सेकंड नंबर, सेकंड, फोर्थ, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो मेरे पास 50 आ गए। ऐसे ले लिया मैंने लिस्ट से, मतलब मैंने एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमेटिक या कोई भी मैंने तरीका यूज आपसे कर लिया। यहां तक कहानी समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे जो उस स्ट्रेटा या उस कोटा में जो आप सैंपल को चूज करेंगे वो नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे कि मेरे फर्स्ट ईयर में से मेरे कुछ क्राइटेरिया मैंने सेट किए हैं, जो एनाटॉमी के अंदर फर्स्ट ईयर में या जो भी सब्जेक्ट में जिसने 60% से ज्यादा नंबर लाया है वो 10 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने कुछ क्राइटेरिया क्या कर दिए, सेट कर दिए। मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि आपने जो स्ट्रेटा बनाया है, जो कोटा बनाया है, उसमें से आप जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक यूज ना करके आप नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक से क्या करते हैं, सैंपल्स को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भैया, कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। फर्क दोनों में थोड़ा सा है बस, उसमें सैंपलिंग का मेथड रैंडम है और इसमें क्या है भैया, नॉन रैंडम है। क्लियर है? Quota sampling is a non-probability sampling technique where the researcher ensure equal or proportionate representation of the subjects depend on which traits is considered. The basis of the quota are usually age, gender, कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मेल फीमेल जैसे भी कर सकते हैं। If the basis of the quota is college level and the researcher needs the equal representation with a sample size of 100, he or she must select the 25 first year students, another 25 second year students, another 25 third year और another 25 fourth year students। आप 25 सेलेक्ट कर रहे हैं क्या? This technique seems like a stratified random sampling technique. However, in this technique, sample is selected without random process. This is important. Without random process from different quota. इतना सा फर्क है stratified के अंदर और कोटा के अंदर। क्लियर है भैया? ठीक है। लास्ट सैंपलिंग स्टेप्स ऑफ कोटा है, देख लें आप। फर्स्ट स्टेप में वही पॉपुलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू द एक्सपीरियंस सब ग्रुप्स। आप ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेल फीमेल लाइक डिवाइड करते हैं, वही है। देन आफ्टर द रिसर्चर शुड रिकॉग्नाइज द प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन है उसका, 100 है 200, उसका प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो सैंपलिंग फ्रैक्शन मैंने बताया और फाइनली वहां से आप क्या करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, वही स्टेप है। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है भैया, मैं समझा देता हूं आपको। स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से चेन रेफरल टेक्निक बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आ चुका है भैया एग्जाम में, आप देख रहे हैं, है ना? अभी भी आया था, आई थिंक पिछले एग्जाम आया था, मैंने देखा था उसमें चेन रेफरल, उसमें और ट्यूटर वाले एग्जाम में भी आया था और आईएनसी पीएचडी वाले एग्जाम में भी आया था। क्लियर? स्नोबॉल का मतलब क्या है भैया, ये क्या है, चेन रेफरल टेक्निक है। जनरली सैंपल जो है वेरी लीस्ट अवेलेबल है, बहुत ही कम सैंपल जब आप अवेलेबल है तब जनरली इस टेक्निक को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, स्नोबॉल रेफरल। मैं बात करता हूं जब फर्स्ट कोविड वेव आई थी कोविड वेव, बहुत कम ही सैंपल थे जो कोविड डिटेक्ट हुए थे, बहुत कम सैंपल थे जो कोविड डिटेक्ट हुए थे। उनको मैं लेकर के चलता हूं, आप देखेंगे फर्स्ट टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं लीनियर चेन मेथड। लीनियर का मतलब क्या है, आपने पहला सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने पहला सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने देखा ये आदमी क्या भैया, आपने सेलेक्ट किया, इसका कोविड का टेस्ट किया, तो ये क्या है, कोविड-19 पॉजिटिव। ये क्या है, कोविड-19 पॉजिटिव। आपने पूछा भैया तो अभी जब आ रहा था रास्ते में तो किसके कांटेक्ट में आया, है ना? आपने कहा मैं फर्दर इस आदमी के कांटेक्ट में आया। क्लियर? फिर मैं आपके पास गया, आपने कहा मैं मेरे कांटेक्ट में आया, मैंने कहा भैया आप अभी अभी किसके कांटेक्ट में आए, ठीक है, आपने कहा भैया मैं फलाना आदमी के कांटेक्ट में आया, ठीक है, आपके पास गया, है ना? आपने कहा आप किसके कांटेक्ट में आए, आपका भी टेस्ट करेंगे हम, है ना? आप आए तो आपका भी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? आपने कहा मैं आपके पास गया, आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? आपने कहा मैं इससे कांटेक्ट में आया, मैं उसके पास गया, ठीक है, उसका टेस्ट किया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो एक चेन मेथड है, एक लीनियर चेन मेथड होता है जिसमें क्या है, एक सैंपल दूसरे का क्या करता है भैया, रेफरेंस देता है। एक रेफरेंस देता है तो एक चेन बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, लीनियर चेन मेथड। स्नोबॉल जो टेक्निक है उसका टाइप्स है पहला, दैट इज अ लीनियर चेन मेथड। यहां तक कहानी समझ में आ रही है?
नेक्स्ट सेकंड टाइप जो होता है, इसको ध्यान समझना भैया, थोड़ी फोकस। एक होता है स्नोबॉल के अंदर, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। वर्ड मीनिंग समझ पा रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब भेदभाव करना, मतलब भेदभाव, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? भेदभाव नहीं करना। यहां से समझ जाना, क्वेश्चन आया था डिस्क्रिमिनेशन या नॉन डिस्क्रिमिनेशन में से एग्जाम्पल से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है? तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, वर्ड का मीनिंग याद है। डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब होता है भेदभाव करना, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना। यहां तक समझ में आई? मैं पहली टेक्निक बता रहा हूं, दैट इज अ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। जो टेक्निक है वो क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। क्या होता है ऐसे बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा आपका कोविड टेस्ट करो, मैं कोविड के एग्जांपल चल रहा हूं क्योंकि बहुत लीस्ट सैंपल थे। मैंने कहा आपको सेलेक्ट किया, आपको आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, क्या? यू आर सेलेक्टेड एज ए सैंपल। ये कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या? मैंने कहा भैया आप किन्हीं दो लोगों का नाम बताओ जिसके आप कांटेक्ट में आए थे। आपने कहा भैया मैं इस बी वाले आदमी के कांटेक्ट में आया था और एक में ये सी वाले के कांटेक्ट में आया था, ठीक है? मैंने कोई भेदभाव नहीं किया और मैं बी वाले के पास गया। मैंने कहा भैया तुम बताओ तुम किन दो लोगों के कांटेक्ट में आए थे, ठीक है? आपने कहा मैं B1 के कांटेक्ट में आई थी और मैं B2 के कांटेक्ट में आई थी। मैं सी वाले के पास गया, ठीक है, जो उन्होंने बताया था, दो लोगों के नाम दिए थे। मैं कहा आप किन दो लोगों के कांटेक्ट में आए थे? उसने मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, बराबर पूछता हुआ जा रहा हूं और दो दो लोगों को पूछता रहा। आपने कहा मैं C1 के कांटेक्ट में आई थी और मैं C2 के कांटेक्ट में आई थी। फिर मैं B1 के पास गया, आप किन्हीं दो लोगों के नाम बताओ। इसने फिर दो लोगों के नाम बता दिए, भैया मैं इनके कांटेक्ट में आया था। आप B2 के पास गए, भैया आप दो लोगों के नाम बताओ। उसने कहा मैं इसके कांटेक्ट में आया था, मैं इसके कांटेक्ट में आया था। मैं C1 के पास गया, आपने कहा मैं इसके कांटेक्ट में आया था और मैं इसके कांटेक्ट में आया था। C2 के पास गया, उसने कहा मैं इसके कांटेक्ट में आया था। मैंने हर आदमी से दो दो लोगों के रेफरेंस लेकर के था, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। दैट इज अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एक सैंपल को सेलेक्ट किया, उससे दो रेफरेंस लिए, उससे दो लिए, उससे दो लिए, दैट इज अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब हम करते हैं भेदभाव, ठीक है? वो कैसे करेंगे भैया? हमने क्या किया, एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया, ठीक है? मैंने कहा आप कोविड-19 पॉजिटिव आए, ठीक है, आपका टेस्ट कर दिया, तो आप मेरे सैंपल हो गए ए, ठीक है? मैंने कहा आप किन्हीं दो लोगों का रेफरेंस दो, ठीक है, आप किसके कांटेक्ट में आए थे, ठीक है? आपने कहा मैं बी के कांटेक्ट में आई थी, आपने कहा मैं सी के कांटेक्ट में आई थी, दो को नाम दे दिया। फिर मैंने क्या किया, भेदभाव कर दिया। मैंने एक आदमी से नहीं लिया रेफरेंस, मैंने पूछा ही नहीं। मैं गया बी के पास, मैंने कहा भैया आप किस किस के कांटेक्ट में आए थे? बी ने कहा भैया मैं B1 के कांटेक्ट में आया था और मैं B2 के कांटेक्ट में आया था, क्या? मैंने फिर भेदभाव कर दिया, मैंने B1 से नहीं पूछा, एक से पूछ लिया। मैंने कहा भैया B2 आप किसके कांटेक्ट में आए थे? मैंने कहा था भैया मैं C के कांटेक्ट में आया था और मैं D के कांटेक्ट में आया था। फिर मैंने भेदभाव कर दिया और मैंने एक से नहीं पूछा और मैं C के पास गया। C ने कहा मैं C1 के कांटेक्ट में आया था और C2 के कांटेक्ट में आया था। मैंने फिर C1 को क्या कर दिया, भेदभाव करके बंद कर दिया, C2 से पता। तो एक को क्या करते हैं आप, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, और एक को क्या करते हैं आप एक्टिव मोड पे रखते हैं। आप भेदभाव कर रहे हैं, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। इससे याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन में क्या फर्क है। बात करूं लास्ट है, थोड़ा सा आपका अमूल्य समय ले रहा हूं, है ना, थोड़ा सा बस, क्लियर? नहीं टाइम भी हो रहा है, क्लियर? स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक, है ना, नींद आती है, सब्जेक्ट ऐसा है, कोई बात, क्लियर? मैं समझ सकता हूं आपकी कंडीशन, क्लियर? दिन का भी समय है। दिस सैंपलिंग मेथड यूज्ड व्हेन फॉर स्टडीज दैट आर वेरी रेयर, वर्ड इज वेरी रेयर, are limited to very small subgroups of the populations are available. This type of sampling technique works like the chain referral. Therefore, it is also known as the chain referral sampling technique. याद है बात नहीं भैया? The researcher asked for assistance from the subject to identify people with a similar trait.
सिमिलर ट्रेट से उसको बताता है जनरली। इसके टाइप्स हैं आस्किंग सब्जेक्ट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन विद द सेम ट्रेट, नॉमिनेट करने के लिए बोलते हैं अपन। अंटिल ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट नंबर, जब तक कि आपको अचीव नहीं हो जाता। सफिशिएंट नंबर तो सिक्वेंशियल में भी है, याद रहे, ठीक है ना, पर ये टेक्निक अलग है, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी थी, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। द रिसर्चर में चूज टू यूज द स्नोबॉल सैंपलिंग व्हाइल ऑब्टेनिंग द सब्जेक्ट फॉर स्टडी टू ऑब्जर्व रेयर डिजीज, लाइक मैंने कोविड-19 का एग्जांपल डाल दिया, बेसिक, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने स्टडी की थी उस टाइम पे कोविड-19 पे, इस पे क्लियर। इट इज आल्सो प्रैक्टिकल दैट द पेशेंट विद द सिमिलर डिजीज में हैव अ सपोर्ट ग्रुप, वही लिखा हुआ मैंने कहानी में, एग्जांपल्स पे आता हूं सीधा। टाइप्स ऑफ द स्नोबॉल सैंपलिंग, पहला मैंने बता दिया आपको लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग, एक लाइन में। इन दिस ईच सब्जेक्ट सैंपल इज आस्क्ड टू प्रोवाइड रेफरेंस ओनली वन, दो नहीं, ओनली वन सिमिलर सब्जेक्ट where a linear chain is created by the completion of the desired sample। A का B, B ने कहा C, C ने कहा D, D ने कहा E, F, G, H, आगे चलता रहा जब तक कि सैंपल अपना जितना डिजायर्ड सैंपल रिक्वायर्ड था उतना नहीं आ जाता। नेक्स्ट मैंने कहा आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं अपन। आपने कहा इन दिस रिसर्च ईच सैंपल मेंबर्स इज आस्क्ड टू प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट two similar subjects because of with the size of the sample grows exponentially and a large sample size can be achieved। इसका फुल फॉर्म है भैया एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, इसी नाम से आती है। तो आपको ज्यादा लार्ज सैंपल को आप अचीव कर सकते हैं। देखें आप, ए ने कहा बी, बी ने दो बताए B1 B2, सी ने कहा C1 C2, फिर C1 अलग बताएगा C2 अलग बताएगा, तो आपने कोई भेदभाव नहीं किया है। आप जब आपको लार्ज सैंपल साइज की जरूरत होती है तब इस तरीके की टेक्निक को जनरली अपन यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। इन दिस वन सैंपल इज सेलेक्टेड एंड आस्क्ड फॉर टू रेफरेंसेस एज सेम इन प्रीवियस, बट आउट ऑफ विच वन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मस्ट बी एक्टिव टू प्रोवाइड फर्दर रेफरेंस and another could be non-active in providing the reference। कहानी इतनी सी है। सिमिलरली वो बताता जाएगा, आप देख लें। एक से पूछा आपने, एक को आपने क्या कर दिया, एक्टिव नहीं रखा, और एक को आपने क्या कर दिया, एक्टिव रखा। देख पा रहे हैं आप, समझ में आ गई कहानी भैया। दैट इज अ डिस्क्रिमिनेटिव। तो याद करने का तरीका है, पे आते हैं भैया।